नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट को आरोपियों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। यह साबित नहीं हो सका कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी और ना ही जांच एजेंसी सबूत दे पाए कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ही आरडीएक्स लाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी एनडीए ने कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले पर उमा भारती ने कहा कि भगवा आतंकवाद कहने वाले कांग्रेस नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कलंकित करने का प्रयास किया गया था। साध्वी प्रज्ञा और अन्य आरोपियों के बरी होने पर मैं राहत महसूस कर रहे हैं। बता दें कि एनआईए कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं है। फैसले के ठीक बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और यूपीए सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे के कथित बयानों का जिक्र कर कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद को गढ़ने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चिदंबरम ने डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवा आतंकवाद की बात कही थी। दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी भगवा आतंकवाद की बात कही। यही नहीं, राहुल गांधी ने भी अमेरिकी राजदूत से उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू आतंकवाद लश्कर ए तैयबा से भी ज्यादा खतरनाक है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, एक बार वो आपको सुना दें। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो देश जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, भगवा आतंकवाद देखो, जिन्होंने भगवा आतंकवाद ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी पी चिदंबरम जी ने, उन्होंने ही 2 दिन पहले ये भी कहा था कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ, ये हमले के पीछे जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए थे। क्या सबूत है वो पाकिस्तान से आए थे? मतलब इनडायरेक्टली उनको ये कहना था कि ये भारत में ही आतंकवादी थे या भारतीय लोगों को ये आतंकवादी कह रहे थे। ये भी सवाल मेरे को उनको पूछना है, कांग्रेस को पूछना है। तो ये अलग अलग नैरेटिव गढ़ने का काम, अपनी नाकामी का भी, आतंकवाद को खत्म करने की नाकामी, उसके पीछे छुपने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने भगवा आतंकवाद ये शब्द, नया नैरेटिव कॉइन करने की कोशिश 2008 में की थी। लेकिन हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। जो निर्णय है स्वागत योग्य है कि 17 साल बाद ही सही सत्य तो मिला, सत्य में जयते तो हुआ। 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, निर्दोष करार कर दिया गया है। सोचिए कि इन 7 आरोपियों के जीवन में 17 साल कैसे बीते होंगे। सामाजिक बहिष्कार हो गया, इनको हर ढंग से लोगों ने नकार दिया। इनकी जो इमेज है, इनकी जो भूमिका है, वो संदिग्ध बताई जाने लगी। आज जाके उनको न्याय मिला। लेकिन साथ ही साथ ये प्रश्न भी उठता है कि 17 साल लग गए न्याय मांगने में। हम आदरणीय कोर्ट महामहिम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। और कोर्ट ने ये भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आपको याद होगा जब ये आरोपी पकड़े गए थे और ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, तो कुछ इक्का दुक्का नेताओं ने कहा था कि भगवा आतंकवाद। मैंने भगवा अपने दिल से लगा रखा है। भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता। भगवा केवल प्रेम का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। भगवा हमारे राष्ट्र ध्वज में भी केसरिया रंग है। तो भगवा का एक सम्मान है। भगवा हमारे देवी देवताओं का रंग है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग भगवा को आतंकवाद कहते हैं। आज स्पष्ट हुआ, आदरणीय कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आतंकवादी नहीं थे, ये दोषी नहीं थे। हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया।
और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और शिवसेना की तोड़फोड़ जो हुई, एकनाथ शिंदे साहब भी इसी कारण से निकले, उनको लगता था कि ये मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे क्या उस वक्त तो पाकिस्तान ब्लास्ट कर रहा था ना भाई, यहाँ के लोगों से तो कोई मतलब नहीं है ना। 2011 की जो ब्लास्ट हुई, 2012 की जो ब्लास्ट हुई, 2013 की जो ब्लास्ट हुई, या 2008 में जो घटना हुई, सब तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था ना। तो पाकिस्तान के टेररिस्ट को पकड़ने के बदले आप हिंदुस्तान के लोगों को क्यों दोष दे रहे थे? हम तो आज भी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो रहता है, जैसे ओवैसी साहब हैं, इस घटना के, पहलगांव घटना के बाद यदि किसी ने सबसे ज्यादा भारत माता की जय लगाया तो ओवैसी साहब ने लगाया ना। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, उन्होंने ये ब्लास्ट किया, और आपने सैफरन टेररिज्म के नाम पर जो है भारत में दंगा। तो मालेगांव ब्लास्ट मामले में किस पर क्या कुछ आरोप लगे थे वो आपको बता देते हैं। ये हैं मेजर रमेश उपाध्याय, इन पर ये संगठन के सीनियर सदस्य भी थे और बैठ के करने का आरोप लगा था कि जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ उससे पहले बैठ के की गई। वहीं सुधाकर चतुर्वेदी पर भी बम बनाने का आरोप लगा कि इनके घर में बम बनाए जा रहे थे। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी हैं, कांग्रेस से शशांक रंजन जी और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशांक रंजन जी, जिस तरीके से आज 17 साल बाद फैसला आया, ठीक है, जो आरोपी थे वो तो खुश है ही कि भाई देर से ही सही लेकिन 17 साल बाद न्याय मिल गया। लेकिन एक दूसरा मुद्दा भी है, वो ये कि जिस तरीके से कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा भगवा आतंकवाद कहा जा रहा था, तो अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कांग्रेस पर। जी नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। यह आज का जो निर्णय आया है, यह मालेगांव ब्लास्ट पर, यह अदालत का निर्णय है और अदालत के हर निर्णय को हम लोगों के द्वारा सम्मान पूर्वक स्वीकार किया जाता रहा है और आज भी हम इसे स्वीकार करते हैं कि अदालत के समक्ष जो भी सिद्ध हुए या सिद्ध नहीं हुए, जायज और नाजायज देखकर अदालत ने निष्पक्ष निर्णय दिया और अगर कोई बेगुनाह है तो उसे सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए। नहीं, अधिकार जीने का दिया जाना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने समाज में कैसे 17 साल गुजारे, कैसे उनको एटीएस की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, काफी चीजें हैं, तो उसका हिसाब आखिर कहां से आएगा? देखिए, ऐसी कई घटनाएं हमारे देश में हैं। जब आरोप लगते हैं तो आरोपी को सालों साल प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है और बाद में पता चलता है कि ये बेगुनाह है। और ऐसा महज सिर्फ कांग्रेस के दौर में नहीं हुआ है, ऐसा लगभग अगर देखा जाए तो सभी प्रकार के सरकारों के दौर में एक दो उदाहरण मिल ही जाएंगे अगर देखा जाए तो। नहीं, बिल्कुल उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए ये भगवा आतंकवाद, इन लोगों को फंसाने की कोशिश की, ठीक है, बाद में जो कर्नल परिहार थे उन्होंने भी बाहर आकर बताया कि किस तरीके से हमें प्रताड़ना झेलनी पड़ी, एटीएस ने हम पर दबाव बनाया कि जो उस समय सांसद थे योगी आदित्यनाथ, उनका भी नाम लिया जाए, एटीएस ने उनका घुटना तक तोड़ दिया। देखिए, अब जांच के दौरान प्रशासन किस प्रकार से पेश आती है यह तो अदालत और प्रशासन का मामला है, इसमें सरकार की किसी प्रकार से भूमिकाएं नहीं होती है। और जहां तक अगर बात किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी को बदनाम करने की कोशिश की, तो कांग्रेस पार्टी ने किसी को बदनाम करने का प्रयास नहीं किया है। जहां तक बदनामी, चलिए ठीक है, आप ये बात तो खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये प्रशासन द्वारा किया जाता है, ठीक है, लेकिन आजकल तो कांग्रेस खूब आरोप लगाती है बीजेपी पर कि बीजेपी हर एजेंसी का अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। देखिए, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी राजनीतिकरण के उद्देश्य से कई प्रकार के लगाए गए, लेकिन समय समय पर वह भी निराधार साबित होते गए।
कभी जीप घोटाले का आरोप लगाया गया, निराधार सिद्ध हो रहा है, कभी बोफोर्स का आरोप लगाया जा रहा है, कभी 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगाया जा रहा है। एक के बाद एक आरोप निराधार साबित होते जा रहे हैं। तो यह जो है, अगर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, तो यह सरासर गलत है। बल्कि सत्ता की लालसा लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनगढ़ंत बातें की जा रही है, जो कि अब धीरे धीरे सिद्ध होती जा रही है। और कांग्रेस चलिए, पार्टी ठीक है, ने इस ठीक है, राष्ट्र ठीक है, की ठीक है, ठीक है। आजादी से लेकर इस राष्ट्र की अस्मिता को विश्व पटल पर सुशोभित करने तक का एक स्वर्णिम अतीत रचा है। ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी, क्या कुछ कहेंगे? 17 साल बाद फैसला आया है, आपकी पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी हो गई हैं, उनके साथ और भी जो लोग थे वो भी बरी हो गए हैं। अब आपने तो कांग्रेस पर हमला करना भी शुरू कर दिया। पुष्पेंद्र भाई, हमारे अभिषेक जी, शशांक जी और मेरे सभी दर्शकों को सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान जय किसान। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 17 वर्ष के बाद ये खुशी का दिन है कि हमारे देश में अभी भी निर्णय जो हो रहे हैं, न्याय जो हो रहा है, वो सत्य पर हो रहा है और सत्य की जीत हुई है। लेकिन इतने वर्षों के बाद जब इसमें इतने वर्ष लगे, और सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी जिसको ये नहीं पता कि आतंकवादी कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, कौन आतंकवाद फैला रहा है, कहां से आतंकवाद आ रहा है। आप यदि छोटा सा बच्चा भी हो और थोड़ा भी बोलना जानता हो, उसको भी पूछेंगे कि पाकिस्तान कौन है, सबको पता है कि दुश्मन है। आतंकवादी कहां से आते हैं, कि पाकिस्तान से आते हैं, सबको पता है। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की इतनी दुर्दशा हो गई है कि इनको राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, मतलब भगवा आतंकवादी घोषित कर दिए। कितनी प्रताड़नाएं दी गई, लोगों को जेल में डाला गया, घुटने तोड़े गए, कितनी। क्या मैं अब कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या 17 वर्ष, वो 17 वर्ष वापस इन लोगों को ये दे सकते हैं? क्या इनकी जगह पर ये खुद जेल जाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी इसका पश्चाताप करेंगे कि 17 वर्ष तक किसी बेगुनाह को इतने दिनों तक केस लड़ना पड़ा, और इतने दिनों तक समाज में जो उनके प्रति भूमिका निभाई और इतनी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, वो भी कांग्रेस की गलती से, उनकी कोई गलती नहीं थी। आज ये 17 वर्ष के बाद सिद्ध हो जाता है कि भगवा आतंकवाद जो सिद्ध करने की कोशिश की गई थी, वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और विशेष समुदाय को खुश करने के लिए की गई थी। क्योंकि दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद पाकिस्तान में, आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान से आते हैं। तो ये जो प्रोपगंडा चलाया जा रहा था कांग्रेस सरकार के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, वो आज 17 वर्ष के बाद 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुका है। और 140 करोड़ देशवासी कांग्रेस की मंशा जान चुके हैं, कांग्रेस की विचारधारा जान चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि क्या ये 17 वर्ष जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता या जो हमारे देश के लोग, जो आम लोग भी थे, जिनको इन्होंने सबको फंसाया, कर्नल परिहार जी को फंसाया, साध्वी जी को फंसाया, जेल में भेजा, कितने उनके साथ अन्याय हुए, अत्याचार हुए, प्रकार। हम लोग वीडियो देखते थे, उनकी वीडियो आती थी, किस तरीके से वो चल नहीं सकते थे। उनको जबरदस्ती ये कहने के लिए मजबूर किया गया कि उस समय जो सांसद हमारे योगी जी थे, जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि इनका भी नाम लिया जाए। बताइए, ये विचारधारा अब ये पाकिस्तान से मिले हुए नहीं है तो किससे मिले हैं? पुष्पेंद्र भाई, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मैं सबको यही बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये उजागर हुआ है, ऐसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ मिलकर के, आतंकवादियों के साथ मिलकर के, मुस्लिम वोट बैंक के लिए, ठीक है। और वैसे भी ये बात तो, ये जो आप बोल रहे हैं, ये तो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दों के लिए भी उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। खैर ठीक है, लेकिन
डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1-2 सालों में ही ये फैसला आया है, 17 साल काफी लंबा समय होता है। ठीक है, कई जांच हुई, कई तरीके की रिपोर्ट पेश की गई, एटीएस की रिपोर्ट में कुछ और, फिर एनआईए की रिपोर्ट में कुछ अलग ही चीजें देखने को मिली, और जिस तरीके से कर्नल परिहार ने बाहर आकर बताया कि किस तरीके से उनको पूछताछ के लिए बुलाया और फिर वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर दबाव बनाया गया कई तरीके का। लेकिन अब साफ तौर पर जो एक चीज निकलकर सामने आई है कि कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे पास तो ठोस सबूत ही नहीं है। जी, सर्वप्रथम सभी पैनल के साथियों को और सभी दर्शकों को और पुष्पेन जी आपको भी मेरा प्रणाम। देखिए, मैं जो हमारे शशांक भाई हैं उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने आज अपनी बातें रखी, मैं उनसे बहुत हद तक सहमत हूं। इन्होंने वो गलती नहीं करी जो कांग्रेस के कई और प्रवक्ता कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बड़े स्तर पे बैठे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि हमें तो पता था कि यही होगा। मतलब वो एक तरीके से ये कोर्ट की अवमानना का वो नोटिस उन लोगों को जाना चाहिए। इस हिसाब से देश की एक संवैधानिक कोर्ट ने एक निर्णय दिया है और उसमें सारे जो तथ्य हैं, आप हम उसको 17 साल देखिए, बहुत लंबा समय होता है। इतने लंबे समय तक एक एक सबूत को बारीकी से परखा गया होगा। चलिए छोड़िए, मैं इसको एक बड़े एक प्लान से जोड़ के इसको प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इसमें ये सही निर्णय क्यों है, और मैं इसके पीछे कारण बताता हूं। देखिए, देश में कांग्रेस के टाइम जैसे ही देश आजाद होता है, उसके बाद ऐसा महसूस किया गया कि देश के हिंदू जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू से नाराज हैं, और मुस्लिम्स को अगर आप थोड़ा सा अपीज कर देंगे तो वो कांग्रेस को वोट देना शुरू कर देंगे। तो इस अपीजमेंट की राजनीति की शुरुआत हुई। उन्हें लगता था, क्योंकि उस समय के मुसलमानों के रिश्तेदार पाकिस्तान में भी थे, तो यहाँ भी थे, तो उन्हें पाकिस्तानियों के साथ एक मित्रतापूर्ण अपने आप को संबंध बनाने के लिए वो मजबूर थे। और पाकिस्तान को कुछ कहने से पहले भी वो कई बार सोचते थे कि उन्हें लगता है कहीं हमारे देश के मुसलमान बिरट ना जाए, उनको बुरा ना लग जाए। परंतु ये अपीजमेंट की जो कमजोरी उस समय की जरूरत रही होगी, वो आदत बन गई। इन्हें ये लगने लगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, अगर तुम उन्हें ये बताओगे कि देश में जितना भी आतंकवाद हो रहा है वो मुस्लिम आतंकवादी कर रहे हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हो गए, उन्हें समझाओ, उन्हें वापस लाओ, ये वो उससे इनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। इन्होंने ये कहना शुरू किया, तुम ये मत सोचो मुसलमानों कि तुम्हारे ही धर्म का दुरुपयोग होके कोई आतंकवाद हो रहा है, तुम इस तरफ फिक्र ही मत करो, हम तुम्हें देते हैं एक भगवा आतंकवाद। इन्होंने एक नया फ्रेज जन्म दिया, भगवा आतंकवाद का। और इसके बाद आप चरणबद्ध तरीके से कई अजमेर शरीफ में एक ब्लास्ट हुआ, उसमें भी साफ सबूत थे कि कुछ आतंकवादी विदेशी आतंकवादियों के हाथ है, पर कुछ हिंदुओं को उसमें भी एंगल देने की कोशिश की गई। मालेगांव में भी यही हुआ, और मालेगांव के बाद जो शायद दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक्स में से एक है 26/11 का, ये एक ही मतलब कुछ ही महीनों में एक दूसरे के एक के बाद एक हो रहे थे। इसमें जो पहले जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उसमें परपेट्रेटर्स मौके पे नहीं पकड़े गए थे, मतलब वो रंगे हाथ नहीं पकड़े गए थे, तो उसमें क्वेश्चंस हो सकते थे। परंतु ये जो 26/11 का अटैक हुआ, ये इसलिए बहुत बढ़िया था क्योंकि इसमें अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया। और उससे ये सिद्ध हो गया कि वो कलावा बांध के आया था, उसका एक नाम भी था, हिंदू नाम भी था उसका, और वो इस तरीके से एक प्रिपरेट। आप देखिए, कुछ ही दिन बाद एक बहुत बड़े फिल्म, अब ये जो महेश भट्ट फिल्म मेकर और दिग्विजय सिंह जी और एक और मौलाना जी के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और एक किताब का मंचन करते हैं, जिससे कहते हैं कि जो 26/11 थी आरएसएस की साजिश थी। तो सोचिए ये किस कड़ी के, ये टूल किट था। इनके मन में बेसिकली कांग्रेस की जो विचारधारा है, शीर्ष नेतृत्व है, उसको अपने देश के मुसलमान पे भरोसा नहीं है। वो सच्ची बात कहने से डरता है अपने देश के मुसलमानों से, क्योंकि उसका मानना है कि हमारे देश का मुसलमान पाकिस्तान परस्त है। और अगर हम क्यों है, पाकिस्तान से हमारी क्या दुश्मनी है? कुछ नहीं है। टू नेशन थ्योरी का कारण क्या था? वो कहते थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, शेर और हिरण साथ नहीं रह सकते। वो अपने आप को शेर मानते थे और हिंदुओं को हिरण मानते थे। हमें बनिए बामन कहते थे कि ये तो चोटी वाले, हमारी डेरोगेटरी आप उनकी कोर्स देख लीजिए। जब से वो देश आजाद हुआ है,
छोटी सी उम्र से उनकी आप साइंस और हिस्ट्री की किताबें पढ़ लीजिए, ऑनलाइन उपलब्ध है। उस देश को पनपाया ही उसकी जनरेशन इसी जहर को पी के वो तैयार हुए हैं। और आप हमारे देश के मुसलमानों की परवरिश को और उनके देश के मुसलमानों की परवरिश को एक मानने के लिए ये विपक्ष पूरा यही मानता है कि हमारे देश का मुसलमान गद्दार है। आई एम सॉरी टू एक्सेप्ट दिस। एक दिन आपको भी एक्सेप्ट करना और अलावा जी पड़ेगा, कुछ पॉइंट ऐसे भी देखने को मिले जब 29 सितंबर 2008 में ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो एटीएस के प्रमुख थे हेमंत करकरे, वही पूरी जांच भी कर रहे थे, ठीक है। फिर 26/11 के हमले में हेमंत करकरे शहीद भी हो गए थे। उसके बाद शायद ये चीजें थोड़ी तो जांच में तो बदली, लेकिन जो लोगों की मानसिकता थी, जो लोग आरोप लगा रहे थे, शायद उनको भी फिर बदलना चाहिए था कि जब अब आतंकवादी हमला हुआ है तो उस हमले में भी आतंकवादियों का ही हाथ होगा। ये जो इन्होंने एक तरह से नैरेटिव बना दिया। और दूसरा, अभी आपने जो थोड़ी पीछे की बात कही तो 1948 की बात याद आ जाती है, जब हैदराबाद का जो राजा था निजाम, उसने भी अब बोला कि भैया हमें भी पाकिस्तान में शामिल होना है, तो नेहरू जी ने कहा था कि हमें उस पर कार्रवाई नहीं करनी है। फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाकर उसको अच्छे से झुका दिया था, घुटनों पर ला दिया था। यही बात है। और मैं पुष्पेंद्र भाई, जो आपने बात कही कि 17 साल लगे इस मुकदमे में इस कंक्लूजन तक पहुंचते हुए, और शशांक भाई ने एक बात पहले कही थी कि जितने भी बीजेपी ने आज तक इल्जाम लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर, वो आज तक एक भी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, और ये हकीकत है। परंतु मतलब उनमें कोई फैसले ही नहीं हुए हैं, वो दबे पड़े हैं। आप सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो केस है उन्हें देख लीजिए, राहुल गांधी जी के अगेंस्ट जो केस है उन्हें देख लीजिए, रॉबर्ट वाड्रा के अगेंस्ट देख लीजिए, इवन अन्य जो लोग हैं जो इतने प्रोमिनेंट है भी नहीं। सज्जन कुमार जी को आपने देखा अभी इसी साल उन्हें, जब वो मरण सन है, जो मरने वाले हैं, बिल्कुल इस एज में है, अब उनको सजा हुई है। तो कांग्रेस के किसी भी आरोपी को आज तक जिस पे बीजेपी ने आरोप लगाए उन्हें सजा नहीं मिली है। मैं ये जानना चाहता हूं अपने बीजेपी के साथी से कि 11 साल से आप सत्ता में हैं, महाराष्ट्र में भी आप सत्ता में थे, इतना समय क्यों लगा एक राष्ट्रवादी सरकार को, राष्ट्रवादी लोगों को बचाने में? कांग्रेस ने तो अपने गद्दार, जो देश के गद्दार है, उनको भी जेल नहीं जाने दिया। अफजल गुरु के लिए रात के 3 बजे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी। आपने अपने कर्नल पुरोहित के लिए क्या किया? मैं ये जानना चाहता हूं अपने बीजेपी के साथी से। देखिए पुष्पेंद्र भाई, अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नियम, कानून और संविधान से चलती है, और संविधान के हिसाब से चलती है। चाहे राम मंदिर हो, राम मंदिर भी बनाया गया तो संविधान के हिसाब से, कोर्ट के आदेश के हिसाब से बनाया गया। अब आज मालेगांव का जो हमले में जो भगवा आतंकवादी बताए गए थे, उसको भी मतलब भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है नियम कानून के हिसाब से करती है, और ना ही कोई हस्तक्षेप करती है। कि लोकतांत्रिक सरकार है, सबको पता है, सरकार है, सबको पता है, लेकिन वो कोर्ट में जाकर के वहां के वो दखल नहीं देगी, वो उनका काम है। भाई जो सदनों का काम है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का काम हो, चाहे हाई कोर्ट का काम हो, हाँ, सरकारें अपना काम करती हैं, अपने सबूत देती हैं, जैसे जैसे जो है वो काम करते। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी त्यागी जी, इसमें ये बातें भी मायने रखती हैं, क्योंकि आज फैसला आया है। फैसले से पहले बीजेपी की तरफ से शायद इस तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं निकलकर सामने आ रही थी कि कांग्रेस ने कब क्या बोला, हिंदू आतंकवाद कब बोला, लेकिन जब अब ये पूरा मामला क्लियर हो गया, ठीक है, उन सभी को बरी कर दिया गया, तो कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी हमला करने से लगी हुई है। पुष्पेंद्र भाई, वही तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो साइलेंट रह करके, और क्या काम करना है वो काम अपने स्तर से करती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा नेतृत्व बैठा है जो कि अपने हिसाब से और अपने निर्णय से काम करता है। वो नीचे की ऐसी चीजें नहीं है कि मतलब बातें पाकिस्तान, जैसे कांग्रेस पार्टी है वो पता चले पाकिस्तान के इशारों पर चल रही है, या किसी और के दबाव में चल रही है, या ट्रंप जैसे कह रहे हैं कि ट्रंप ने कह दिया तो पाकिस्तान से युद्ध बंद कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, ये सारे काम ऐसे करते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चले। चाहे 370 हो, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे मतलब जो भी काम आपने बड़े बड़े निर्णय देखे होंगे, वो रातों रात आते हैं और काम सब पर काम चल रहा है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो देश हित में ना हो और देश के विरोध में हो या राष्ट्र के विरोध में हो, उस पर काम नहीं चल रहा है। काम चल रहा है, लेकिन जब तक उस पर निर्णय नहीं आते, जब तक वो हमारे पक्ष में नहीं होते, तब तक गाने का कोई फायदा नहीं होता। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके के ऐसे बयान नहीं आते, ना ही कोई बयान देता है। हाँ, देश हित में, राष्ट्र हित में हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। और हमारे भाई अभिषेक भाई ने जो सवाल पूछे हैं, मैं भी उस बात से सहमत हूँ। 140 करोड़ देशवासी भी, मैं नहीं, 140 करोड़ देशवासी भी इस बात से सहमत हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपराधी हैं वो जेल में होने चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो। यदि वो अपराधी हैं तो वो जेल में होने चाहिए। लेकिन फिर मैं लेकिन लगा करके वो बात कहूंगा कि हमारे देश का संविधान है, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे देश में कोर्ट कचहरी, सबको पता है कि वो नियम इस तरीके से बने हुए हैं। कुछ अंग्रेजों के समय के हैं, कुछ कांग्रेस ने इस तरीके के कानून बनाए हुए हैं कि उन कानूनों को बदलने में भी कई वर्ष क्या कई जिंदगी निकल जाएंगी। या तो सडनली बदल दिए जाए सारे नियम कानून, और नहीं तो इनमें ये समय लगेगा। ये पुष्पेंद्र भाई मुझसे ज्यादा आपको भी पता है, आप पूरे दिन टीवी पर बैठ बिल्कुल कि जो हमारे देश के नियम कानून है, या तो वो नियम कानून ऐसे जस्टिस विद इन ईयर, मतलब विद इन ईयर, मतलब जस्टिस होना चाहिए विद इन ईयर, उसको सजा भूलनी चाहिए अपराधी को। या तो इस तरीके के कानून आने चाहिए कि जस्टिस विद इन ईयर, मतलब 1 साल के अंदर। नहीं, कानून एक 2002 में, कानून 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए थे, ठीक है, पोटा कानून, लेकिन वो 2004 में निरस्त कर दिया गया था, कांग्रेस की सरकार थी। शशांक रंजन जी, ठीक है, अब ये तो जो आरोपी बनाए जा रहे थे बरी हो चुके हैं, ठीक। अब एक आरोप ये भी कांग्रेस पर लग रहा है कि भैया अगर इनको जबरदस्ती आरोपी बनाया जा रहा था तो असली आरोपी फिर है कौन? क्या कांग्रेस ने उनको बचाया है? जी, मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने कभी अपराधियों को बचाने का काम नहीं किया है। नहीं, अब तो ये बरी हो चुके हैं, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, तो इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि अपराधी कोई और ही है। बिल्कुल भूपेंद्र भाई, मैं बोलूंगा बीच में, बिल्कुल कांग्रेस ने जरूर बचाया, पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाया है। नहीं, ठीक है, उसमें भी पाकिस्तानी आतंकवादी होंगे और कांग्रेस पार्टी ने बचाया आतंकवादियों को। ठीक है, त्यागी जी सुन लीजिए। इनके बरी होने से 11 साल पहले से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब इसकी जवाबदेही कांग्रेस पार्टी पर न थोपते हुए वर्तमान सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सही आरोपियों तक पहुंचने की दिशा में काम करना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाकर राजनीति कर सकते हैं, अपनी छवि चमका सकते हैं, लेकिन एक समय के पश्चात इसकी भी सच्चाई सामने आएगी। नहीं, बिल्कुल, फिलहाल जो सरकार है उसको कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जांच पड़ताल करनी चाहिए। लेकिन उस समय की सरकार ने क्या किया, मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, उसमें बताया गया कि LML फ्रीडम मोटरसाइकिल थी, उसमें ब्लास्ट हुआ, उसी में RDX लगा हुआ था, कोई सबूत नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। देखिए, उस समय की जांच एजेंसियों ने जिस प्रकार से कार्रवाई किया, उन्हें जो प्रथम दृष्टया प्रमाण मिला, वो उन प्रमाणों के आधार पर या शक के आधार पर जिस प्रकार से भी कार्रवाई किया, आज उसका परिणाम हम सबों के सामने है। और यह जो है देश में विधि व्यवस्था के तहत किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है। अगर नहीं, मुझे शशांक रंजन जी आप ये बता दीजिए, ठीक है, मालेगांव में, चलिए मान लेते हैं, काफी चीजें शशांक रंजन जी, कई चीजें हैं, लगाए गए होंगे तो वह भी किसी आधार पर लगाए गए होंगे।
इस नहीं प्रकार शशांक जी, की इसका मतलब आप बातें क्या कहना सामने चाहते हैं? आती कांग्रेस हैं। पार्टी बिल्कुल इनमें बेकार कहीं है, न कहीं कमियां कांग्रेस पार्टी देखी को होगी, समझ नहीं है, इसलिए आज कांग्रेस इन पार्टी लोगों को बरी कार्य किया करने गया की और मैं कोई अदालत भी के अनुभव निर्णय का नहीं फिर है। से स्वागत नहीं, करता हूं। कांग्रेस नहीं पार्टी शशांक पर रंजन जी, आप आप तो स्वागत कर रहे हैं, नहीं, आप तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही स्वागत पूरी कांग्रेस पार्टी करे तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरी बात ये है कि मान लेते हैं भाई रमजान का पवित्र महीना चल रहा था, ठीक है, और ऐसे में 2009 में चुनाव भी था, आरोप लग रहे कांग्रेस पे कि षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है, ठीक है। जब शुरू से ये हो रहा था कि भैया ये एक आतंकवादी हमला है, ठीक है, उन्होंने आकर किया है, तो किस आधार पर इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो इसका तो आधार जांच एजेंसियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, अदालत में पुष्पेंद्र उनके भाई। मांगे होंगे और जांच एजेंसियों के द्वारा जो भी प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत करने में विफल रहे होंगे, उनके मद्देनजर इनको आज पुष्पेंद्र बरी जी। किया गया है। आप शशांक जी त्यागी को जी। फंसा रहे हैं सवाल पूछ करके, वो बेचारे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो ये सीधा सीधा ये सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी पर ना तो कोई अनुभव था, ना ही कोई शासन प्रशासन को चलाने की कोई मतलब ऐसी उनकी पार्टी थी। वो तो ये सिद्ध हो गया शशांक जी की बातों से, और वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बेकार है, नकारा है। जो व्यक्ति इसमें आतंकवादी थे, जो व्यक्ति इसमें थे, उनको बचा दिया गया, और जो व्यक्ति इसमें नहीं थे उनको फंसा दिया गया। और तो त्यागी जी, आप कैसे कांग्रेस को फिर बेकार और नकारा कह सकते हैं? वो तो अपना काम अच्छे से करने से लगी हुई है। भगवा आतंकवादी सिद्ध कर दिए। वो भगवा रंग जो कि हिंदू और सनातनी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा इसी धर्म के आधार पर हुआ, और हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के हैं, और भगवा हमारा है, हम भगवा के हैं। और ये कांग्रेस ही बैठ करके हमारी सरकार में और हमको ही आतंकवादी बना रहे, मतलब हम अपने देश के साथ, हम अपनी माँ के साथ गद्दारी करेंगे। अरे भाई कांग्रेस वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कब आपको समझ आएगी, कब आपको ये दिखेगा कि आतंकवादी पाकिस्तानी है, आतंकवाद जो फैलाते हैं वो पाकिस्तानी फैलाते हैं। जितने भी आतंकवादी हमले हुए अब तक वो सब पाकिस्तान से ही आए हैं, पाकिस्तान से उनके तार जुड़े हुए होते हैं। और उस समय में एक के बाद बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, और उसमें भी बीच में आपने भगवा आतंकवाद फंसा दिया। आपने हमारे कर्नल जिस सेना के लिए हम लोग जी जान से मतलब तन मन धन से समर्पित होते हैं, सेना के लिए 140 करोड़ देशवासी हमेशा सम्मान करती है, उनके कर्नल परिहार को आप घुटने तोड़वा देते हैं। तो आप बात करते हैं कि हम सेना का सम्मान कर रहे हैं। बताइए, जब पाकिस्तान में हम पहलगांव जो हमला हुआ उसका बदला लेते हैं, तो सारे देश हमारे साथ है और कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा है। भाई तो आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कि हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं? ठीक है, अभी तक ये ठीक है, ठीक है त्यागी जी, ठीक है, ठीक है। 140 करोड़ देशवासियों को, हाँ चलिए, ठीक है, पाकिस्तान के ठीक है, ठीक है। कांग्रेस क्यों शशांक खड़ी हो रंजन जी, जाती है? शशांक जब भी रंजन कोई जी, बात होती है, कई बातें निकल कर सामने आई, ठीक है। किसी ने यह भी कहा था कि भगवा आतंकवाद लश्कर तैयबा से भी ज्यादा खतरनाक है, ठीक। दूसरा, कोर्ट ने खुद बोला है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस तरीके के शब्दों की उत्पत्ति करना, मैं तो ये कहूंगा कि उन शब्दों का चलन बनाना, जैसे बना दिया भगवा आतंकवाद, ठीक है, ये कांग्रेस की देन है, ठीक है। कभी कांग्रेस की तरफ से किसी नेता ने बोला है कि भैया मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, तब तुरंत बात निकलकर सामने आ जाती है कि नहीं, आतंक का तो कोई धर्म ही नहीं होता। आरएसएस आतंकवाद होता है, ये भी आरएसएस को भी ये शशांक रंजन जी। बहुत मतलब आरएसएस को भी बहुत बदनाम ठीक है, करते ठीक हैं। है। आरएसएस को भी त्यागी जी, ठीक है, आतंकवादी शशांक जी संगठन से जवाब ले नहीं, पुष्पेंद्र भाई इनको बताना चाहता हूँ कि आरएसएस पता तो को सब भी कुछ है, पता तो सब कुछ है, अब ना बताएं तो वो अलग बात है। आतंकवादी संगठन बताते हैं, ठीक है, अरे शशांक रंजन जी। भाई, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी हमारे दुश्मन हैं। शशांक जी, क्यों पाकिस्तान को शांत क्यों support शशांक जी? करने वाले बोलिए कुछ। हमारे दुश्मन हैं। सत्येंद्र और भाई, ठीक है, आप हिंदुस्तान त्यागी जी शांत हो जाओ, में रहने वाले- त्यागी जी शांत हो जाओ, हिंदुओं को- हाँ। हिंदुस्तान शशांक में रंजन जी। रहने वाले सारे हमारे 140 करोड़ देशवासियों को, 100 करोड़ हिंदुओं को आप आए दिन गाली देते हो, उनको आप आतंकवादी बताते हो।
आतंकवादी संगठन बताते हो। ठीक है, त्यागी जी हो गया, भाई, हिंदुस्तान मौका दे दीजिए तो दूसरे को हिंदुओं का है, भी। ठीक है, इसमें तो सही से शशांक रंजन जी आप बोलिए। जी, आतंकवाद के मुद्दे पर मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि आतंकवाद का कोई धर्म और रंग रूप नहीं होता है। आतंकवाद मानवता के दुश्मन होते हैं। ठीक है, जो बात उन लोगों ने बोली है भगवा आतंकवाद, उनको क्या कहेंगे आप? जी, मैं उनकी निंदा करता हूं, चाहे वे कोई भी हो। अगर मैंने भी अगर कभी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया होगा तो मैं अपने आप की भी निंदा करता हूं। ऐसे मैंने कभी कहा तो नहीं है, लेकिन अगर कभी गलती से भी कहीं निकल गया हो तो मैं अपनी भी निंदा करता हूं। मतलब गारंटी आपकी भी नहीं है? मैंने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि आतंकवाद का कोई रंग रूप मतलब वो या भूल जाति चूक वाली धर्म बात नहीं है, होता कांग्रेस के नेता ये हैं तो भूल चूक में मानवता के कहीं कुछ दुश्मन हो गया हो होते हैं। तो दिक्कत ही है। चलिए ठीक है, अहलावत जी। लेकिन कभी कभी गलती देखिए से ये लोग ये त्यागी जी, लोग प्लीज, कहते हैं त्यागी जी, कि मैं जो हूं। पार्टी विप मुसलमान क्यों होते हैं? है उसका भी पालन करना मजबूरी है। बिल्कुल। देखिए वो पार्टी लाइन से कितना भार, मतलब आपकी सारी खेल ही खराब हो जाएगा, सारा पेंटिंग ही बिगड़ जाएगी। इनको भी इनके पार्टी वाले कह देंगे तो बीजेपी के एजेंट हैं। और इस तरह की स्थिति है कांग्रेस में कि कोई भी अगर सही बात करेगा थोड़ी सी भी ज्यादा तो बीजेपी का एजेंट हो जाता है कांग्रेस में। तो इनकी गलती नहीं है, इन्हें कांग्रेस में रहना है, वहां पे इन्हें अपना वो देखना है। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ, शशांक भाई ने कहा कि हो सकता है मेरी मुंह से भी गलती से भगवा आतंकवाद निकल गया हो, तो मैं पहले इसी पे चर्चा करना चाहूंगा कि टेररिज्म को चलो डिफाइन तो करें, टेररिज्म होता क्या है। देखिए जो भी दुनिया में आतंक फैलाने की वो घटना जिससे कि आप डराना चाहते हो किसी को, परंतु उस डराने का उद्देश्य क्या है उससे आप आइडेंटिफाई करते हो, ये इस तरह का आतंकवाद है। ठीक है, जैसे कि नस्लीय आतंकवाद था, जिस तरीके से अमेरिका में काले और डार्क स्किन के लोगों के साथ उन्होंने कई सौ साल तक उन्होंने जिस तरीके से उनका शोषण किया उसे आप नस्लीय आतंकवाद ही कहेंगे। हिटलर ने जिस तरीके से ईसाइयत, प्योर ईसाइयत में जाते हुए और हमारे जो स्वास्तिक का नाम दिया इन्होंने बाद में, जबकि वो स्वास्तिक नहीं था, एक ईसाई सिंबल था, और उसने जूस को जिस तरीके से मारा वो भी एक ईसाई आतंकवाद था। आज जिस तरीके के आतंकवाद को पूरी दुनिया देख रही है उसका एकमात्र उद्देश्य जो है वो जन्नत प्राप्त करना है, और वो उनकी कुरान में वर्णित है। उससे अलग हो तो भी मैं मान लूं, क्योंकि हर चीज बाय द बुक है ना, वो तो एक किताब की धर्म है। जैसे बाइबल से क्रिश्चियन चलते हैं और ओल्ड टेस्टामेंट से जूस चलते हैं, वैसे ही मुसलमान कुरान से चलते हैं। हमारे यहाँ बात दूसरी है, हमारे यहाँ तो हजारों ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ की बात हमें पसंद नहीं आती, हम दूसरा चूज कर लेते हैं। ठीक है, हम तो भगवान बदल देते हैं दूसरे दिन, पर इनके यहाँ ये फ्रीडम है नहीं। तो उनके लिए वो एक तरीके से फाइटिंग का एक फैनेटिज्म चल रहा है, जो कि कुछ पॉलिटिकल लोग उसको यूज कर रहे हैं। जैसे अमेरिका, यूके इन लोगों को यूज करता रहा है। रशिया को, रशियन एम्पायर एक्सपेंड ना हो इसी वजह से पाकिस्तान को बनाया गया था। और फिर जब अफगानिस्तान में रशिया आया तो आपने देखा होगा किस तरीके से तालिबान का जन्म सीआईए ने किया था पाकिस्तान की मदद से, और उसी को हमारी तरफ डाइवर्ट किया था पाकिस्तान ने। वो बेवकूफ लोगों ने अपने लोगों को कैनन फोल्डर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि भैया ये आतंकवाद की जड़ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है। अब उस पर कोई चर्चा ही नहीं करेगा तो जड़ से वो आतंकवाद खत्म कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है। क्रिश्चियंस में भी बहुत ज्यादा आतंकवाद था एक समय, वो औरतों को पकड़ पकड़ के जला दिया करते थे, पर उन्होंने सुधार किया। तो हम मुसलमानों से भी ये उम्मीद करनी चाहिए कि एक समय पर्शिया में ये भी बहुत अच्छे थे, और पता नहीं ये बाद में क्या हुआ कि ये एक तरीके से बिखर गया। सही बात। तो हमें इनसे उम्मीद करनी चाहिए कि अपनी कुरान में ये चेंजेस लाएं, तो उस पर चर्चा ही नहीं होगी। तो और चर्चा तब तक नहीं होगी जब तक हम ये कहते रहेंगे कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। सॉरी, टेररिज्म का रिलीजन होता है। जो उसको इंस्पायर करे आतंक करने के लिए, वही उसी नाम से वो टेररिज्म कहलाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा शशांक रंजन जी, क्योंकि यहाँ पर शब्दों की बात चल रही है जैसे भगवा आतंकवाद, तो एक शब्द और है
चरमपंथी, आपके हिसाब से क्या मतलब है इसका, और ये ठीक है या गलत है? देखिए, अब नित्य राजनीतिक मतलब राजनीति करने के लिए नए शब्दों का उद्भव होता है। कभी चरमपंथी शब्द का उद्भव हुआ। नहीं, चरमपंथी तो कभी... आपके हिसाब से अगर आप डिफाइन करना चाहें तो ठीक है या गलत है? देखिए, मैं जिस शब्द का पूर्ण रूप से अर्थ नहीं जानता हूँ, मैं उस पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से परहेज करता हूँ। आप पहले मुझे यह बता दें कि यह जो चरमपंथी शब्द का प्रयोग होता है, ये किस प्रकार के लोगों के लिए होता है, इसका अर्थ क्या है? नहीं, मैं खुद बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब पहलगाम में आ रहा हूं इलाहाबाद जी, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो मैंने देखा एक न्यूज चैनल है तो वो उन आतंकवादियों को चरमपंथी बोल के संबोधित करने से लगा हुआ था। फिर मैं इस चरमपंथी शब्द की जड़ तक गया कि आखिर ये है क्या, और जब जानकारी जुटाई सब कुछ, तो भारत में चरमपंथी का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को दूसरा नेता माना जाता है। अगर ऐसे नेता को चरमपंथी कहा जाता है तो मेरी नज़र में तो चरमपंथी गलत नहीं है। देखिए, मैं अभी भी स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मैं चरमपंथी शब्द का पूर्ण रूपेण अर्थ नहीं जान पा रहा हूं, इसलिए चलिए ठीक है, इलाहाबाद जी बता देंगे एक बार। प्रकार का टीका टिप्पणी ठीक है इलाहाबाद जी। शशांक भाई, मैं आपके द्वारा आपकी पार्टी से पूछना चाहूंगा, जिस समय दिग्विजय सिंह जी और ये चिदम्बरम साहब, शिंदे जी भगवा आतंकवाद कह रहे थे और किताब निकाल रहे थे कि 26/11 के प्रायोजक आरएसएस है, तो कुछ तो आपने सोचा होगा कि आईएसआईएस से आपने आरएसएस का कंपैरिजन किया। इस्लामिक स्टेट ऑफ वो जो वहां पे बनाया था, जिस तरीके से वो मारा करते थे लोगों को, मैं आपसे कहता हूं कि एक बार आप सोचिए, इमेजिन कीजिए पुष्पेंद्र भाई, मैं चाहूंगा दर्शक भी एक बार सोचें। आरएसएस की देश में करोड़ों शाखाएं चलती हैं, बिल्कुल ठीक है, इससे बड़ा संगठन नहीं है पूरे भारत में। अब सोचिए उसका 0.01% आईएसआईएस की तरह बिहेव कर रहा होता तो कितनी संख्या होती? बिल्कुल, कम से कम भी कुछ हजारों में होती। अब सोचो 10-12 हजार लोग जो आईएसआईएस की तरह ट्रेंड करें अपने आप को और उतने ही फैनेटिक हों, क्या आप सोचते भारत में क्या कत्ले गारत ला सकता है ये इतना बड़ा संगठन? और एक भी सबूत नहीं है इसका। कुछ इक्के दुक्के मामले, एक गाय चुराने वाला, भैंस चुराने वाले को भीड़ पकड़ के मार देती है तो उसका मजहब हो जाता है कि वो मुसलमान था। जब 26 लोग मरते हैं पहलगांव में मजहब पूछ पूछ के, तब ये कहा जाता है कि विक्टिम्स का कोई मजहब नहीं होता और मारने वाला को कोई मजहब नहीं होता। अच्छा, ये विडंबना है, ये हिपोक्रेसी है। हाँ, इलाहाबाद जी, अगर हम आज के समय की बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय का एक तरह से माइंड सेट किया हुआ था, ठीक है, वोट बैंक की राजनीति की हुई थी, तो आज के समय में अगर मैं मुस्लिम समुदाय को देखता हूं, उन भाइयों को देखता हूं, तो काफ़ी ज़्यादा वो आगे निकल चुके हैं। अब वो अपने जो उनकी सोच है वो आगे बढ़ चुके हैं, तो वो ऐसे बातों पर किसी का विश्वास नहीं करते अब, क्योंकि हमने कई उदाहरण भी देखे। आप ओबीसी जी को देख लीजिए, ठीक है, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली कि भाई हम हैं, साथ हैं, ठीक है, हमारे लिए इस चीज़ पहले है, लेकिन विरोध जो रहेगा वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन इन चीज़ों से अलग। बिल्कुल देखिए, वो ही मैं कह रहा हूं पुष्पेंद्र भाई कि हमारे देश की विपक्षी पार्टियों की ये समस्या है। वो ये जो अपीसमेंट कर रहे हैं मुसलमानों का, जिस तरीके से वो बचाव कर रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए ही घातक है। क्योंकि जब जितना ज्यादा कांग्रेस अपीज करेगी, जितना ज्यादा विपक्षी अपीज करेंगे, और मुझे यकीन है कि बीजेपी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं लेगी हिंदुओं के लिए, तो हिंदुओं में किसी दिन अगर 0.01% हिंदू भी ऐसा ही फैनेटिक हो गया जैसे कि ये लोग कहते हैं, तो आप तब देखेगा कि आतंकवाद चीज क्या होती है। ये यहूदी कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पूरे देश में शाखाएं फैली हुई हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से भी इस तरीके की वारदातें ना आकर कहीं पर अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ, त्यागी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए,
कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को मैं बताना चाहता हूं, जैसे अभिषेक भाई ने क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि आरएसएस जो है वो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो शांति के साथ, आपने देखा होगा हर रोज प्रत्येक दिन प्रत्येक बस्ती में आरएसएस की शाखा लगती है। और यदि आप आरएसएस को आतंकवादी बताते हैं, आरएसएस को कहते हैं कि आईएसआई की तरह काम करती है, यदि आरएसएस एक दिन भी, मैं कहता हूं साल तो मतलब इतने वर्ष तो हो गए, बहुत बड़ी बात है, यदि आरएसएस एक दिन किसी विचारधारा के साथ काम कर ले, हिंदू मुस्लिम वाली विचारधारा के या हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली विचारधारा के या आतंकवादी जो जिहाद लेकर के जो हिंदुस्तान में आते हैं या जिस तरीके से ये हिंदुओं को धर्म पूछ करके मारते हैं, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक दिन यदि आरएसएस इस मत पर काम कर ले तो हिंदुस्तान में एक मुसलमान नहीं बचेगा, एक सिंगल मुसलमान नहीं बचेगा। लेकिन मुसलमान तो बढ़ रहे और हिंदू कम हो रहे। तो भाई आरएसएस अपने काम को शांति से देश हित में, राष्ट्र हित में काम कर रही है, सनातन धर्म के साथ काम कर रही है, न तो आतंकवादियों की तरह काम करती है, ना आतंकवादी है। ये कांग्रेस पार्टी को नहीं, त्यागी जी एक बात समझ में नहीं आती, ये तुरंत हिंदू मुस्लिम वाली बात क्यों होने लग जाती है कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है? अब क्या ये कांग्रेस पार्टी बढ़ा रही है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिमों को शिक्षित न होने देना, मुस्लिमों को उनकी जो पुराने नियम कानून है उनसे निकल करके नए नियम कानून न बनाने देना, समय के हिसाब से मुसलमानों को बदलाव न होने देना, मुसलमानों को हमेशा पाकिस्तान से जोड़ करके रखना, हमेशा मुसलमानों की तरफ खड़े रहना, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ न बोलना, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से डरना कि हम वहां बोलेंगे तो यहाँ के मुसलमान उनके खिलाफ हो जाएंगे। हमेशा इस तरीके की जो विचारधारा ये देश में काम कर रही है कि यदि चाहे वो आतंकवादी हो, वो पाकिस्तान से। अच्छा, तो ऐसी विचारधारा पर कब लगाम लगेगी? ऐसी विचारधारा पर कब लगाम लगेगी? ऐसी विचारधारा पर लगाम जब लगेगी जब हमारे देश का मुसलमान शिक्षित होगा, हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ेंगी और समय के हिसाब से मुसलमानों को भी बदलना पड़ेगा कि हमें जिहाद को खत्म, जिहाद पर काम नहीं करना है। ये नहीं करना है कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान में भी मुसलमान हैं और पाकिस्तान में कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं, गाजा में कुछ गलत हो रहा है मुसलमान हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान में गलत हो रहा है, हिंदुस्तान में लोग गाँव को मारा जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब तक और देखिए मैं ये बात इसलिए भी मानता हूं, जैसा ठीक है त्यागी जी सुन लीजिए, नहीं आएंगे, त्यागी जी सुन लीजिए, नहीं आएंगे जब तक ये माहौल ऐसे बिगड़ता रहेगा। कुरीतियां जितने भी किसी भी मजहब में या कुरीतियां हैं तो समय के हिसाब से वो बदलनी चाहिए, चाहे वो कोई किसी भी तरीके की हो, चाहे हलाला हो, 3 तलाक। चलिए ठीक है। हाँ, इलाहाबाद जी कुछ कहना चाहते हैं? समय के हिसाब से त्यागी जी ठीक है, समय कम है। मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए, ये बदलाव तब आएगा पुष्पेंद्र भाई जब विपक्ष में बदलाव आएगा। विपक्ष में जो करंट नेतृत्व है वो या तो अपनी सोच बदले मुसलमानों के प्रति या फिर वो नेतृत्व ही हटे। देखिए, इलाहाबाद जी ये तो संभव नहीं है कि उम्मीद है नहीं। हाँ, ये तो संभव नहीं है कि विपक्ष अपनी सोच बदले, क्योंकि अगर सोच बदल लेगा तो फिर कैसे राजनीति करेंगे वो? राजनीति के लिए तो उनको ये तो समझना पड़ेगा कि मुसलमानों को जिस राह पे वो लेके जा रहे हैं वो मुसलमानों के लिए ही बुरा कर रहे हैं, और देश के मुसलमानों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये देखो, ये इनकी तुम पिछले 70 सालों में तुम्हारी हालत खराब करी है इन्होंने, कोई और विकल्प ढूंढो। चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी हो, कोई भी हो, पर इनसे तो, इनके चंगुलों से तो बाहर निकला जाए।
और ओवैसी साहब को जो इतने इस बार हमने फर्स्ट हैंड देखा कि कितना अच्छा व्यक्तित्व है उनका, परंतु जब वो घर में आते हैं तब वो भी इसी तरह की भाषा बोलते हैं कि देश को तोड़ने वाली। उनको भी यही लगता है कि देश का मुसलमान जाहिल है और गद्दार है, उनका यही मानना है। अच्छा शशांक जी, क्योंकि ये जो बार बार आरोप लग रहे हैं आप पर कि कांग्रेस पार्टी का जो मुस्लिमों के लिए एक प्रेम है, तो प्रेम वो तो क्योंकि साफ दिखता है, जैसे वक्फ बोर्ड की शुरुआत की गई, ठीक है, और उसका क्या कुछ होना था? क्या वक्फ बोर्ड से किसी गरीब मुसलमान का विकास हुआ? कभी आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज को लेकर। सिंधु घाटी समझौता, ठीक है, 80% पानी आपने अपने क्या बोले पाकिस्तान को दे दिया, ठीक है, यहाँ के जो किसान थे उनको 20% पानी मात्र, ठीक है, मतलब किस तरीके की राजनीति देखने को मिली, पहले समझ में नहीं आ रहा कुछ। जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी किसी एक को लेकर चलने वाली पार्टी नहीं है। यह सभी प्रकार के लोगों को समान रूप से लेकर आगे बढ़ते हुए राष्ट्र निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास किया है। चैनलों पर आकर के करते हो भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ का मंदिर कांग्रेस पार्टी ने दिया। सिंधु इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आज आप राम मंदिर का ढिंढोरा पीट रहे हैं। यह बात सर्वज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही आरोप लगाया जा रहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को उजागर ठीक है। पाकिस्तान के किसानों को 80% पानी दे देते हो और आप कहते हो कि आपको हिंदुस्तान की चिंता है। अरे आप कौन सी हिंदुस्तान की चिंता कर रहे थे? आप 80% पानी पाकिस्तान को, उस आतंकवादी को जो हमें आए दिन खून की नदियां बहा रहा था, आपने आज तक वो पानी नहीं रोका। वो तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज उस पानी को रोका है। आपने हमारे देश को कितना पीछे धकेल दिया बताइए। आप किसानों को देते उस पानी को, हमारे देश का कितना विकास होता। आपने पीओके दे दिया, आपने अक्साई चीन दे दी, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। अरे भाई आपने क्या किया? आपने इस देश के टुकड़े करे। अच्छा ठीक है। शशांक रंजन जी, एक बात और जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके के मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं, ठीक है त्यागी जी सुन लीजिए, शशांक रंजन जी, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से आपकी तरफ से मुद्दे निकल कर आ रहे हैं और आपने साफ तौर पर बोला, अगर आतंकवाद को लेकर बात करें हम, ठीक है, आपकी तरफ से मांग हो रही थी कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, ठीक है, उसके क्या कुछ पॉइंट थे वो भी आपके पास हैं कि हमें किस मुद्दों को लेकर चर्चा करनी है, क्या कुछ पॉइंट रखने हैं। लेकिन मुझे लगा कि इस मुद्दे पर चर्चा करके खुद आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, जिस तरीके से आपके पूरे इतिहास को प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने निकालकर सामने रख दिया, ठीक है। आखिर क्यों ऐसा किया जाता है, जबकि जबरदस्ती के लिए आप चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे? आपके पास पहले कोई सवाल नहीं था, फिर सवाल ये शुरू हो गए कि भैया सीज फायर ही क्यों किया? जी, मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दों का अभाव नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार के ओर से जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने और बिंदुवार सम्यक रूप से प्रति उत्तर करने की बजाय कांग्रेस पार्टी के अतीत पर चर्चा किया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि सरकार कुछ न कुछ देश की जनता, विपक्ष अतीत पर इसीलिए चर्चा की जा रही है कि जो वर्तमान में अच्छा काम हो रहा है आप उस पर भी संदेह कर रहे हैं, उस पर शक कर रहे हैं, आप उंगली उठा रहे हैं उस काम पर पर्दा डालने का काम कर रही है। यह बात स्पष्ट होता हुआ प्रतीत हो रहा है। ने एक अच्छा उदाहरण दिया था, नहीं, एक राजनाथ सिंह जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया था कि एक बच्चे का एग्जाम होता है और रिजल्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और उसके पड़ोसी उस पर ये सवाल उठाते हैं कि जब एग्जाम दे रहा था तो कितनी बार पेंसिल टूटी नहीं टूटी, पेंसिल कितनी बार बंद हुई। अरे भाई कांग्रेस वालों, आपको उससे क्या करना? हमने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को मारा, हमने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी ठिकानों को उड़ाया। अरे भाई आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपके क्या उनसे क्या रिश्ते हैं? पाकिस्तानियों से, आतंकवादियों से आपके कौन से रिश्ते हैं? आप कौन सा उनसे कितना पैसा ले रहे हो? भाई आप क्यों पूछ रहे हो? आप गलत
बयानी कर रहे हैं, मैं आपकी बातों की आलोचना करता हूँ, आपकी बातों की निंदा करता हूँ। आपको साथ खड़ा होना चाहिए, आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई। ठीक है त्यागी जी, नहीं शशांक जी को नाराज मत कीजिए। ठीक है चलिए, ठीक है, समय कम है त्यागी जी, समय कम है। एलावत जी देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है उस बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शशांक भाई जैसे लोग भी हैं कांग्रेस पार्टी में, सत्येंद्र भाई, और जब ये कहते हैं कि कांग्रेस में एक ही तरह की विचारधारा नहीं है, बहुत सारी विचारधाराओं पे विचार होते हैं, तो मजाक करने का अधिकार शशांक भाई का भी है। आप इतने नाराज क्यों हो जाते हैं इस बात पे? सत्येंद्र भाई ऐसे नाराज नहीं होते हैं, ठीक है। तो और एक और बात देखिए, जैसे शशि थरूर जी भी थे, और भी काफी लोग कांग्रेस के थे, सलमान जी थे, सलमान खुर्शीद जी, ये सब भी थे जो डेलीगेशंस में गए, जिन्होंने मनीष शर्मा जी थे, कितने अच्छे बोलने वाले, मृदुलता से, कितनी ओरेटरी में उनकी कितनी ताकत है। हमें मालूम है राहुल गांधी इतने बढ़िया ओरेटर नहीं है, तो ये लोग वो थे जो डेलीगेशन के तौर पे गए थे। अगर कहीं कोई कमी रही होगी तो सबसे ज्यादा जानकारी इन्हीं लोगों को रही होगी। बिल्कुल, और उन्हीं लोगों का नाम कांग्रेस की लिस्ट से गायब हो गया, जबकि कांग्रेस को उनके नाम सबसे पहले रखने थे। उनको वो बिल्कुल आकर बताते कि हमने बाहर कैसे बात की, कितने लोगों ने हमारा समर्थन किया भी या नहीं किया। एक ही व्यक्ति का राज चलता है। बिल्कुल सही बात है। शशांक जी, लास्ट कमेंट। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज माननीय अदालत का जो निर्णय राष्ट्र के सामने है, मैं इसका स्वागत करता हूं और भविष्य में भी निष्पक्ष इंसाफ की आशा करता हूं। ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी। मैं शशांक भाई का जवाब देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को 17 वर्ष जेल में जाकर के इसका पश्चाताप करना चाहिए। जो उन्होंने ये अन्याय किया, अत्याचार किया, उस अत्याचार का पश्चाताप इसी तरीके से पूरा होगा कि वो 17 वर्ष जेल में जाएं और वहां पर जाकर के कहें कि 140 करोड़ देशवासियों से मैं माफी मांगता हूं, मैं 100 करोड़ हिंदुओं से माफी मांगता हूं, मैंने भगवा आतंकवाद कहा, मैंने भगवा आतंकवाद, मेरी पार्टी ने भगवा आतंकवाद। चलिए ठीक है, मैंने आरएसएस को, त्यागी जी, शशांक रंजन जी और अभिषेक अहलावत जी, समय की कमी है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट के मामले में जो सुनवाई हुई, जो फैसला आया, सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने साफ तौर पर बताया कि हमारे पास किसी तरह का कोई ठोस सबूत नहीं है। कई तरीके की जांच होती रही, पहले एटीएस ने जांच की, उसके बाद जो जांच थी वो एनआईए के हवाले दे दी गई। उसके बाद एनआईए ने जो रिपोर्ट सौंपी उसके आधार पर ये फैसला हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।